हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी साहू मैम। उनकी बुक अधूरी ख्वाहिशें रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। नमस्ते सर, धन्यवाद आपका सभी का। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही कल दिव्या मैडम ने मुझे बताया कि मैडम आपकी बुक पब्लिश हो रही है, तो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत चल रही थी पुस्तक के लिए। मैम, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरे पति हैं और 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे बड़े हैं। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी हैं, कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत मेरे पिता ही रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से मतलब उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो आध्यात्मिक किताबें, और जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, और भी जो जैसे गीता प्रेस से जो पुस्तकें आती हैं, और पहले आया करती थी एक ओशो की बुक आती थी। तो मतलब कहीं न कहीं अध्यात्म की बुक से बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो अध्यात्म और साहित्य में मेरी विशेष रुचि रही है। ओके मैम। तो मैम, आपके फैमिली मेम्बर्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश हो रही है? वो भी खुश हुए सर, बहुत खुश हुए। खासकर मेरी बेटी है, बेटी को भी इंटरेस्ट है। वो भी कविताएँ लिखती हैं। और ऐसा इत्तेफाक है कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं उसके लिए कविता लिखती थी, और अब है तो वो माँ के लिए भी कविता लिखती है। मैम, आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कब से हुई? आपने सबसे पहली बार कब लिखा था और वो किस बारे में था? सर मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी, तब स्कूल में मैं निबंध प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता हुआ करती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। फिर स्कूल के ही समय में मैं न्यूज़पेपर में, उस समय न्यूज़पेपर में कहानियाँ और कविताएँ छपा करती थी, तो उसमें दिया करती थी मैं। तो उस समय स्कूल एज में जब मैं कहानियाँ और कविताएँ दिया करती थी, तो वो छपती थी, तो बड़ा पढ़ के मतलब पेपर में बहुत अच्छा लगता था कि कहीं न कहीं मतलब हम सही जा रहे हैं। जी मैम। और फिर इसके बाद सर कॉलेज है, तो कॉलेज में भी पार्टिसिपेट किया है। साहित्य के ही क्षेत्र में मैंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे यही निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इनमें लिया करती थी। तो शुरू से फिर मैंने साहित्य विषय ही चुना अपनी पढ़ाई के लिए। फिर आगे जाके सर जैसे ही मेरी मैरिज हुई और फिर बच्चे, तो उस समय लिखना थोड़ा बंद हो गया था। फिर इसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर से रिसर्च पेपर वगैरह, और बहुत विभिन्न पत्रिकाओं में लेख छपते थे। तो ये क्रम आज भी जारी है सर, यही कविता, कहानी और लेख वगैरह लिखती हूँ मैं। जी मैम। मैम, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कई बार होता है कि किसी वजह से अगर कोई पर्सन राइटिंग बंद कर देता है तो फिर वापस से उसको शुरू नहीं कर पाता। काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मैरिज के बाद थोड़ा सा ब्रेक तो लिया, लेकिन आपने फिर से उसको कंटिन्यू किया और अब आपकी एक बुक पब्लिश हुई है। जी। सर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये मेरी दूसरी बुक है। पहली ओके। बुक वान्या पब्लिकेशन से छपा था, उस समय शायद मुझे नहीं पता था कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन भी है। जी जी। उस समय नहीं पता था मुझे, और ये मेरी दूसरी पुस्तक है। ऑल राइट मैम, दैट्स रियली ग्रेट। तो मैम, आपने अपनी इस बुक का नाम रखा है अधूरी ख्वाहिशें। तो आपने इस बुक में किस ख्वाहिश के बारे में बताया है? आपकी इस बुक में हमारे रीडर्स को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? सर ये मानव की जो विभिन्न ख्वाहिशें होती हैं, जो कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाती है। परिस्थितिवश कह लें, या कुछ भी जो भी कारण हो, पूरी नहीं हो पाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि काश मैं ये करता, काश मैं ये करता। क्योंकि हम मानव हैं, कोई तृप्त नहीं, सभी अतृप्त ही हैं। तो उसी ओर मैंने लिखा है। इसमें विभिन्न विषयों को लिया है मैंने, कोई एक विषय नहीं है। बहुत सारी उसको कविता के रूप में पिरोया है। ओके मैम। तो मैम, आपने अपनी बुक अधूरी ख्वाहिशों के बुक कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया? सर दिव्या मैडम ने जो मुझे वो भेजा था डिजाइन चूज करने के लिए, तो उसी में से मैंने चूज किया है। और थोड़ा सा दिव्या मैडम के लिए मैंने हेल्प लिया था कि मैडम आप सजेस्ट करें
कि बुक का कवर कैसा हो, नाम के अकॉर्डिंग, थोड़ा नाम के अकॉर्डिंग हो। तो मैडम ने भी सजेस्ट किया और मुझे पसंद आया। ओके। तो मैम आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस में राइटिंग करते हैं, वीकली या फिर कभी कभी लिखते हैं आप? सर मैं एक शिक्षक हूँ, ओके। अभी प्रेजेंट में एक शिक्षक हूँ। तो जैसे समय मिलता है मैं वैसे लिखती हूँ, और जैसे मन में जो भावनाएं आती हैं तो उसको मैं कहीं भी एक नोट के रूप में लिख देती हूँ कि इस विषय पे लिखना है मुझे। जैसे सामाजिक समस्याएं हों या आज के परिवेशगत वातावरण की जो चल रहा है वैसा, तो अगर कुछ भी मन में आता है तो मैं उसपे डायरी तो नहीं, उस समय डायरी तो नहीं उपलब्ध होती है, कहीं भी एक मैं रिमार्क कर देती हूँ कि इसके बारे में मुझे लिखना है। तो जैसे ही समय मिलता है तो फिर लिखती हूँ सर। ओके मैम। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेना हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जो थ्रू आउट योर राइटिंग जर्नी आपके साथ रहे, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सर सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, श्री एन.आर. साहू जी। तो प्रेरणा स्रोत तो मैं अपने पिता को ही मानती हूँ, क्योंकि पढ़ने का जो इंटरेस्ट है उनसे ही पैदा हुआ हूँ। क्योंकि वो पढ़ने के लिए हमेशा बोला करते थे कि खाली समय आप फालतू मत बैठो, कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहो। मैगजीन हो, पेपर हो या अपने कोर्स की बुक हो, तो मतलब पढ़ने की आदत थी। पढ़ते पढ़ते अनुभव हुआ कि कुछ लिखना भी चाहिए। तो पहला प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी हैं। फिर इसके बाद मेरा परिवार है। परिवार में पति, बच्चे और मेरी एक मित्र का नाम लेना चाहूंगी, डॉक्टर रानी कुमारी। क्योंकि रानी कुमारी मैडम ने ही मुझे किताब पब्लिकेशन से परिचित कराया, उनके द्वारा ही मैं किताब पब्लिकेशन से जुड़ी। ओके मैम। तो 3 प्रेरणा स्रोत मेरे। ओके मैम। तो मैम जैसा कि आपने बताया आपकी ये सेकंड पब्लिश्ड हुई बुक है, तो अब आप आगे आने वाले 10 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहेंगी राइटिंग की फील्ड में? तो मैं साहित्य के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि साहित्य के क्षेत्र में ही मेरा नाम हो, एक कवित्री के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में। ओके मैम। तो मैम इस टाइम क्या आप आगे आने वाली अपनी और बुक्स पर काम कर रही हैं? जी सर, कोर्स वर्क जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उस पे मैं काम चल रहा है मेरा, पर अभी टाइम लगेगा उसको आने में। ओके मैम। तो मैम आप अपने इस इंटरव्यू के थ्रू हमारी ऑडियंस को, रीडर्स को, राइटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाएं हो या पुरुष हो, अपनी जो भी भावनाएं हैं चाहे तो वो डायरी में लिखें, और डायरी में लिखते हैं उसको ऐसे कविता रूप में या कहानी रूप में या एक लेख के रूप में कहीं ना कहीं प्रकाशित जरूर करा। प्रकाशित कराने से ये है कि आत्म सम्मान और थोड़ा सा जो आत्म संतुष्टि मिलती है, कि साहित्यकार 2-3 चीजों के लिए ही अपनी रचना करता है। एक तो आत्म संतुष्टि, दूसरा सम्मान, और तीसरा आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम इसे देख सकते हैं तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसको हम कहना चाहिए बोल नहीं पाते। कुछ अनछुए पहलू ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो उनको वो कहीं ना कहीं अपनी लेखनी के द्वारा डायरी में लिखे या कैसे भी लिखे, मतलब लिखे उसको। तो ये है कि मन का जो रहता है, मन का अपना लिख दे उसमें डायरी में। जी मैम। तो हर किसी को सर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। जी मैम। जी मैम। तो मैम आप हमारे राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी राइटिंग को लेकर, जिससे वो अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकें? आज आज के विषय तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आज की समस्याएं देखिए तो दिन ब दिन बदलती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है। तो जो भी मन में है उसके बारे में लिखें, और ऐसा नहीं, मतलब कुछ साहित्यिक ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छा बुरा क्या है, जो आप सोचते हैं उसको लिखें, करें, समाज के सामने आगे लाएं। जब आप ये करेंगे तो आपका देख के कोई और भी करेगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि
हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये हर कोई मतलब हर कोई कर सकता है, बस ये सोच ले कि हमको करना है। जी मैम। तो मैम क्योंकि आपके हर जी व्यक्ति में एक जी जी एक मैम। कवि विराजमान होता है। जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम आपका ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? सब बहुत अच्छा रहा। दिव्या मैडम की तो मैं बहुत मतलब दिव्या मैडम से तो हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए कि इतनी कम उम्र में और मैडम इतना अच्छा कार्य कर रही हैं ईमानदारी पूर्वक, और मतलब मृदुभाषी भी है। जैसे हम लोग फोन करके बात करते हैं उनसे तो अच्छा सजेशन भी देती हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की ही बेटी हमारे साथ काम कर रही है। जी ओके मैम। आपके माइंड में मैम हमारे लिए कोई सजेशन हो या कोई चीज़ आपको लगी हो जहाँ पर हम और बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। सर अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ खामियां नहीं देखी है कि जिसको मैं बताऊं। अच्छा ही कर रहे हैं। जी ओके मैम। तो मैम आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है आपका? और मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य मतलब मैंने पढ़ा है, सभी राइटरों को पढ़ा है, उनके उपन्यास, कहानी, आलोचनाएं सभी कुछ पढ़ा है। पर सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित कहीं ना कहीं प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा और महिला लेखिकाओं में रगुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती से मतलब समकालीन जो महिला लेखिका है उन्होंने भी बहुत प्रभावित किया है। मुझे ये पढ़ना, उनका साहित्य अच्छा लगता है। ओके मैम। तो मैम आप अपनी ये बुक अधूरी ख्वाहिशें किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं सरस्वती माँ को की कृपा से ही ये कार्य पूर्ण हो पाता है लिखने का, तो मैं सरस्वती माँ को डेडिकेट करती हूँ। इसके बाद मेरे पिताजी, मेरे परिवार। जी मैम। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये सेकंड बुक है, इससे पहले आपने किसी दूसरे पब्लिकेशन के साथ पब्लिशिंग कराई थी और अब आपकी ये सेकंड बुक किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ आई है। तो आपको दोनों पब्लिकेशन के साथ काम करते हुए क्या डिफरेंसेस फील हुए? किस पब्लिकेशन के साथ आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आई, ज़्यादा अच्छा लगा आपको? सर दोनों ही पब्लिकेशन में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वान्या पब्लिकेशन है, उसका भी मुझे मेरी फ्रेंड ने ही बताया था कि आप सर से बात कर लीजिए, नंबर दिया था। जी तो उनसे भी बात किया तो अच्छा लगा, अच्छा काम था उनका, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। जी जी और दिव्या मैडम है तो दिव्या मैडम से के साथ भी दिक्कत नहीं हुई सर। जी जी बिल्कुल मैम। मैम हम चाहेंगे कि आपकी आने वाली और भी बुक्स हमारे ही किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हो। जी सर बिल्कुल। जी मैम मैं मैं भी चाहूंगी जी सर मैं किताब राइटिंग पब्लिकेशन में ही पब्लिश कराऊं आगामी जो मेरी पुस्तकें आ रही हैं। जी मैम। मैम मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस के साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट को लेकर टिप्स शेयर कर दें। लाइक आप एक शिक्षक हैं, साथ में राइटिंग को भी मैनेज करती हैं, 2 बुक्स आपने पब्लिश करवा ली हैं। तो आप किस तरह से अपने टाइम को जी मैनेज करती हैं? मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए, राइटर्स के लिए। सर वही कि समय का सदुपयोग जो आज की पीढ़ी नहीं कर रही है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इसमें मतलब काम की चीजें देख रही है, पढ़ाई कर रही है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में भी और भी चीजें जो दाएं बाएं करते रहते हैं। तो क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं तो मैं भी ये महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपना जो समय है मोबाइल में जैसे चैटिंग में बर्बाद कर रहे हैं। तो जहाँ जरूरी है वो करें, लेकिन टाइम का पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लें कि इस समय पे हमको करना है, मतलब करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, वो समय को मिस ना करें। क्योंकि अ, मेरी जो उम्र में मतलब मैं इस उम्र में जब ये लिख सकती हूँ पुस्तक, तो फिर जो बच्चे हैं वो अच्छे से मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य तो कुछ और है, पढ़ाई है और जॉब है। तो वो अपना समय, कीमती समय, एक एक जो कीमती समय है उसका सदुपयोग करें और पढ़ाई में ज्यादा लगाएं, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी है जो हमको
इज्जत दिलाती है जी, जी मैम। और समाज में ऊंचा उठाती है। जी मैम। मैम, आप एक शिक्षक हैं, आप डेली कई सारे स्टूडेंट से मिलती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जी। आज के स्टूडेंट्स में, आजकल की जनरेशन में एक क्या सबसे बड़ी कमी देखती हैं? लाइक क्या उनमें फ़ोकस करने की कैपेसिटी थोड़ी-सी कम है, या फिर वो जानबूझकर बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया या फिर कुछ? आप आज की जनरेशन में क्या सबसे ज़रूरी कमी देखती हैं? सबसे जरूरी कमी तो ये है सर कि वो सोचते ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते हैं, पेशेंस नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो दिमाग पे जोर नहीं देते, गूगल करते हैं। तो गूगल पे फट से निकालते हैं, मतलब दिमाग को जोर ही नहीं देना कि इसका मतलब जो भी। अब जैसे मैं हिंदी की शिक्षक हूँ, तो हिंदी में भी बहुत इजी इजी जो प्रश्न अगर मैं करती हूँ, उनका उनका वो आंसर नहीं दे पाते हैं। और वैसे भी मैं जिस जगह पे हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया है। अगर आप सुना हो आपने, मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिला बहुत पिछड़ा इलाका है, ये आदिवासी एरिया है। तो यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे जो हैं वो और महानगरों की अपेक्षा यहाँ बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो उनमें जो कहना चाहिए, एक नेचुरल जो नेचुरलिटी है वो होना चाहिए, तो वो उन बच्चों में भी नेचुरलिटी नहीं। बस वही मोबाइल आ गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये इनको नॉलेज नहीं है। और बस पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। जो पुस्तक हम कहते हैं, पुस्तक भी आपकी लाइब्रेरी से अगर पढ़ रहे हैं तो ई लाइब्रेरी से पुस्तक ही पढ़ें ना, बीच में कहीं चैटिंग कहीं कुछ, मतलब वही कि एकाग्रता की कमी है, पेशेंस की कमी है। ओके मैम। तो मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी सर, धन्यवाद सर। ऑलराइट। थैंक यू सो मच मैम।